फिल्मों में हम देखते हैं हीरोइंस पलटकर विलन्स को मार देती है। शायद उन फिल्मों की इंस्पिरेशन ये असली कहानी ही थी, क्योंकि रियल लाइफ में जहां इंसान मिलना चाहिए था, उसी कोर्ट में सैकड़ों औरतों ने एक होकर एक ही आदमी को कोर्ट हॉल में सबके सामने 70 से ज्यादा बार चाकू से गोद कर मार डाला। डेट थी अगस्त 13, 2004, प्लेस नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो दिन भी नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ। छत से लटका हुआ पुराना फैन, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी मिल गई हो, काम करूं या ना करूं इस सोच में सुस्ती से घूम रहा था। हवा में धूल और पुरानी फाइल्स की महक। लॉयर्स, पुलिस, स्टाफ, सबके चेहरों पर वही बेजारी। एक और केस, एक और डेट और एक और बोरिंग दिन। लेकिन वो दिन नॉर्मल नहीं था। उस कोर्ट की विजिटर्स गैलरी में एक कोने में औरतों ग्रुप बनाकर बैठी हुई थी। देखने में वो कस्तूरबा नगर स्लम की आम औरतें लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उनकी खामोशी के पीछे 10 साल का नरक छुपा हुआ था। वो वहाँ फैसला सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद फैसले सुनाने के लिए बैठी थी। तभी कोर्ट हॉल के दरवाजे खुले। 2 पुलिस वालों के बीच वो चलता हुआ आ रहा था अक्कू यादव, कस्तूरबा नगर को 10 सालों से नोचने वाला राक्षस। उसकी चाल में पछतावा नहीं, डर नहीं, सिर्फ घमंड। ये कॉन्फिडेंस की ये सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो एक क्रिमिनल की तरह नहीं, जैसे किसी एमएलए के एस्कॉर्ट के साथ कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो। कोर्ट में बीच में आकर वो डॉक में खड़ा हुआ, एक पल रुका और उन औरतों की तरफ देखा। उसके फेस पर एक मॉकिंग स्माइल, उसकी आंखों में एक धमकी, जैसे कह रहे हो आज बेल मिल जाएगी, रात को तुम्हारी घर आऊँगा, तुम्हारे हिसाब करूँगा, तुम्हारा हिसाब करूँगा। बस वो एक नज़र, वो एक मुस्कान काफ़ी थी 10 साल की खामोशी को तोड़ने के लिए, सब्र को पिघलने के लिए। गैलरी में से एक चप्पल हवा में उड़ती हुई आई और उसके फेस पर लगी। यही सिग्नल था। एक करंट शॉक की तरह वो सिग्नल सब तक फैल गया। एक पल में फलक झपकते ही वो कोर्ट रूम के एक जंग मैदान में बदल गया। मार डालो इसे की एक चीख के साथ उन औरतों का ग्रुप एक सुनामी की तरह उस पर टूट पड़ा। साड़ी के पल्लू में छुपाए सब्जी काटने वाले चाकू, मिर्ची पाउडर के पैकेट्स, कपड़े धोने के धंधे, हर चीज एक हथियार बन गया। सबसे पहले मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में गया। वो जलन से चीखता, उससे पहले ही उस ग्रुप ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वो एक हमला नहीं थी, वो एक यज्ञ था। पुलिस, लॉयर्स, जज सब बटों की तरह खड़े देखते रह गए। उस गुस्से को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर एक औरत ने अपने 10 साल की पीड़ा, अपने ऊपर हुए हर अत्याचार को एक एक चाकू की वार में बदल दिया। एक दो नहीं, सैकड़ों हाथ, 70 से ज्यादा स्टैब वुंड्स। वो उसके शरीर को नहीं, उन्हें सालों से टॉर्चर कर रहे उस दरिंदी को मार रही थी। वो अक्कू यादव को नहीं, अपनी तकलीफ को अनदेख कर रहे उस लॉ और सिस्टम को मार रही थी। कुछ मिनट्स बाद वो तूफान शांत हुआ। कोर्ट हॉल का फर्श खून से लाल हो चुका था। उस खून के समुंदर में अक्कू यादव की कहानी खत्म हो गई। उसकी घमंड, उसकी पावर, उसकी डर, सब कुछ उस खून के हाथ ही जमीन पर बह गए। और वो औरतें भागी नहीं, वही कड़ी रही। उनके हाथ, उनकी साड़ियों खून से लटपट थी। उनके चेहरों पर डर नहीं, पछतावा नहीं, एक अजीब सी शांति थी, जैसे 10 साल बाद अजीब की हवा में सांस ली हो। ये गुस्सा एक दिन में पैदा नहीं हुआ था, ये ज्वालामुखी एक पल में नहीं फटा था। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि अक्कू यादव को किसने मारा, असली सवाल ये है कि कौन था ये अक्कू यादव। इन आम औरतों को लॉ को अपने हाथों में लेना जैसा कठोर फैसला लेने से पहले उन्हें राक्षस बनाने वाली कहानी क्या थी। वो कहानी बाहर से नहीं आया था, आसमान से नहीं टपका था। उनकी आंखों के सामने उसी कस्तूरबा स्लम की गलियों में पाला बड़ा, बचपन में सबकी तरह खेलने वाला एक आम लड़का। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूएल्टी रहती थी। उसने छोटी छोटी चोरियां से शुरुआत की, जो विरोध करता उसे मारता। धीरे धीरे उसके आसपास एक छोटा सा गैंग बन गया। उस गैंग के डर से उसने स्लम के हर दुकानदार से हफ्ता वसूल करना शुरू कर दिया। वो स्लम कस्तूरबा नगर वो एक अंधेरा दुनिया थी। आसपास के सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोशनियाँ, लेकिन उस स्लम में आते ही वो रोशनियाँ रुक जाती थी। वहाँ का लॉ अलग, इंसाफ अलग था। वहाँ पुलिस जीप के साउंड से ज़्यादा लोग अक्कू यादव की बाइक से साउंड से डरते थे। उसके बाइक की आवाज़ सुनते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते। वो स्लम एक जेल जैसा था और वो उसका जेलर। उसकी दरिंदगी पैसों और हफ्तों पर नहीं रुकी। उसकी नज़र उस स्लम की लड़कियों पर पड़ी। पहले ईव टीजिंग, फिर हाथ उठाना और आखिरी में वो रेप्स तक पहुंच गया। 10 साल तक सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी उसकी बलि चढ़ गई। दिन रात का कोई फर्क नहीं, शादीशुदा को कोई फर्क नहीं। उसे अगर कोई लड़की पसंद आ जाती तो वो दरवाजे तोड़कर घर में घुस जाता। पतियों का सामने पत्नियों को, बाप के सामने बेटियों को। वो जिल्लत, वो दर्द
वो दर्द जिन्होंने झेला वही जानते हैं। हर रोज मर के जीना क्या होता है उन औरतों को पता था। अगले दिन सुबह अगर कोई विक्टिम पुलिस स्टेशन जाती तो पता है वो क्या कहते थे? क्या अक्कू यादव पर कंप्लेंट? तुम्हें उसे पहले से ही नहीं जानती? दोनों की मर्जी होगी, अब झगड़ा करके एक केस करने आ गई, इज्जत से घर जाओ। अगर कंप्लेंट ले भी ली तो उसकी कॉपी शाम तक उसके हाथ में पहुंच जाती। उस रात वो फिर से उस लड़की के घर आकर मेरा खिलाफ केस करेगी बोलकर उस पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। पुलिस उसकी जेब में थी, लाव उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया था। उनका कौन था, उनका फरियाद कौन सुनता? एक बार उस स्लम की एक लड़की 17 साल की उसे बाहरी सड़क पर सबके देखते हुए हाथ पकड़कर खींच ले गया। जब उसके पिता ने रोका तो उसका सिर फोड़ दिया। उस पूरी रात उस लड़की के चीखें पूरी स्लम में गूंजती रही। एक भी इंसान बाहर नहीं आया क्योंकि वो जानते थे बाहर आए तो उनका हाल भी वही होगा। उस रात उन्हें समझ आया कि वो जिंदा लाश है। डर से हर रोज मरने से बेहतर एक बार लड़कर मरना लगा। उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी। वो मारने के लिए तैयार हो गए या मरने के लिए। सबने मिलकर एक साथ पुलिस स्टेशन को घेर लिया। उनकी यूनिटी देखकर पुलिस डर गई और आखिर में उसे अरेस्ट कर लिया। उन्होंने पहली बार एक छोटी सी उम्मीद जागी। उन्हें लगा कि इंसाफ जिंदा है। जब उसे कोर्ट ले जाया गया तो उन्होंने सोचा कि उसे सजा मिलेगी और उनके स्लम को आज़ादी। लेकिन उस दिन कोर्ट में वो उनको ने देखकर हंसा। उस बस्ती को औरतों को देखकर ऐसा कहा, आज नहीं तो कल बेल मिल जाएगी। बाहर आने के बाद तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने पुलिस के सामने ही धमकी दी। उस पल उन्हें समझ आ गया ये ला, ये कोर्ट्स उसको सजा देने के लिए नहीं, उसको बचने के लिए है। उस दिन उसका अंदर का डर मर गया और बदला पैदा हुआ। जो इंसाफ ला नहीं दे सका उन्होंने खुद देने का फैसला किया। उस स्टोरी को हमें शुरू से समझना होगा। इमेजिन कीजिए रात में कोई आपके घर में घुसकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, आप कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन। इसी यकीन के साथ कस्तूरबा नगर की एक विक्टिम अपने ऊपर हुई अत्याचार के लिए इंसान पाने पुलिस स्टेशन गई। लेकिन वहाँ उसके साथ क्या हुआ जानते हैं? वहाँ बैठे कांस्टेबल ने उसकी कंप्लेंट को एक पेपर पर लिखने से भी मना कर दिया। उल्टा उसकी बेइज्जती। तूने ही उसे उकसाया होगा, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं हैं, आखिर उस टाइम पर बाहर क्या कर रही थी? ऐसे सवालों से लिए मेंटली फिर से रेप किया गया। और अगर किसी ने दया करके एफआईआर लिख भी ली तो इन्फॉर्मेशन तुरंत अक्कू यादव को फ़ोन पर मिल जाती। क्यों? क्योंकि वो पुलिस स्टेशन उसका अपना अड्डा था। वहाँ के पुलिस उसके लिए काम करते थे। उस स्लम में होने वाले हर गलत धंधे, हर हफ्ते की वसूली में उनका हिस्सा होता था। अक्कू यादव उनकी नज़र में एक क्रिमिनल नहीं, उसका कलेक्शन एजेंट था। उनके लिए डटी वर्क करने वाला एक एसेट। तो ऐसे एसेट पर वो केस कैसे फाइल करते? ये सिर्फ पहली प्रॉब्लम थी। अगर किस्मत से ऊपर के ऑफिसर्स के प्रेशर में केस फाइल होकर वो अरेस्ट हो भी गया तो असली कहानी तब शुरू होती थी। इंसाफ एक बहुत बड़ा खेल था और अक्कू यादव को उस खेल की हर चाल, हर गली पता थी। उसे जेल में डालने के एक हफ्ते के अंदर फिटनेस एक एक करके पलट जाते। कोर्ट में कहते, अफसोस गलती से उसका नाम ले लिया सर, अंधेरे में चेहरा ठीक से नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जेल में होते हुए भी उसका नेटवर्क बाहर काम करता था। उसके आदमी विटनेस के घर जाकर उन बच्चे और फैमिली मेम्बर्स को धमकाते थे। कोर्ट में मुंह खोला तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, ऐसे वार्निंग देते थे। जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, राइट? इसे विटनेस डर जाते थे। एविडेंस ना होने पर कोर्ट उसे इजीली बेल देता है। बाहर आने के बाद उसका पहला काम होता कंप्लेंट करने वाले विक्टिम के घर जाना। मेरे खिलाफ केस करेगी बोलकर उसे और उसके परिवार को बाहरी सड़क पर टॉर्चर करता था। ये देखने के बाद उस स्लम में कोई और कंप्लेंट करने की हिम्मत करता क्या? ये जहरीला सर्किल 10 सालों से चलता रहा। तो क्या ये बात पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया को नहीं पता थी? सबको पता थी। लेकिन कस्तूरबा नगर उस सिटी का हिस्सा नहीं था। वो एक अलग दुनिया थी। इलेक्शंस के टाइम वोट मांगने के अलावा कोई नेता उन गलियों में कदम नहीं रखता। वहाँ कितना लोग मर रहे हैं, कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये बाहर दुनिया के लिए एक न्यूज़ भी नहीं थी। अक्कू यादव जैसे लोग कुछ नेताओं के लिए इलेक्शंस के टाइम मजिल पावर दिखाने के काम आते थे, इसलिए उसे किसी ने टच नहीं किया। ऐसा हालत में वो औरत क्या करती? उन्होंने लॉ पर विश्वास किया, उसने उन्हें धोखा दिया। पुलिस पर विश्वास किया, उन्होंने उसी से हाथ मिला लिया। नेताओं पर विश्वास किया, उन्होंने वोट के लिए यूज करके छोड़ दिया। समाज पर विश्वास किया, उसने उनकी परवाह नहीं की। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इसलिए आखिरी बार उन सब ने एक होकर अपनी आवाज को नहीं, अपनी यूनिटी को हथियार बनाया। सैकड़ों लोग ने मिलकर पुलिस स्टेशन को घेरा तो प्रेशर में आकर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उस दिन उनकी मरी हुई उम्मीद फिर से जिंदा हुई। उन्होंने सोचा इस बार हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। वो इंसाफ के लिए कोर्ट गए, लेकिन वहाँ उन्हें मिला धमकी और मौत का डर। तो उन्हें समझ आया कि लॉ के जरिए इंसाफ नहीं मिलेगा, वो तो उसको बचने वाला का एक प्रोटेक्शन है। उस रात
कस्तूरबा नगर के एक पुराने मंदिर के पीछे बहुत सी औरतों एक सीक्रेट मीटिंग के लिए इकट्ठा हुई। चारों तरफ अंधेरा, पिन ड्रॉप साइलेंस। रोते बैठेंगे तो कल वो बाहर आ जाएगा, हम सबको मार देगा। उसे हमें मारने से पहले हमें उसे मारना होगा। ये सुनकर कुछ लोगों में डर दिखा। अफसोस, मर्डर हमसे हो पाएगा? पुलिस हमें नहीं छोड़ेंगे। हमारे बच्चों का क्या हुआ? ऐसा डाउट उठे। लेकिन एक और आवाज आई, हमारे बच्चों के बारे में ही सोच रहे हैं। अगर वो जिंदा रहा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर भी हमारी तरह अंधेरा में डूब जाएगा। हम मर भी जाए तो भी हमारे बच्चे आजाद से जी पाएंगे। इसके बाद उनकी डिस्कशन डर से हिम्मत में बदल गई। एक और औरत ने एक पॉइंट रखा, वो बाहर रहता है तो हम उसे टच नहीं कर सकते, उसके आसपास उसका गैंग रहता है। वो अकेला और कमजोरी सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, कोर्ट में, पुलिस के बीच। यह आइडिया सबको सोचने पर मजबूर कर गया। कोर्ट में जहाँ इंसाफ मिलना चाहिए वहीं मर्डर। लेकिन उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। जो कोर्ट उन्हें 10 सालों से इंसाफ नहीं दे पाया, आज अब वही उनका इंसाफ करने का स्टेज बन गया। इसके बाद एक प्लान तैयार हुआ। हर घर से एक औरत आएगी, हर किसी के हाथ में एक हथियार होगा। बड़े बड़े तलवार या कुल्हाड़ी नहीं, खुद को बचने के लिए किचन में रोज यूज करने वाले चाकू, मसाला पाउडर, कपड़े धोने के धंधे काफी थे। उसके आंखों में मिर्ची डालकर उसे अंधा करना होगा। सब एक साथ हमला करेंगे। तब किसने मारा, किसने चाकू घोंफा, ये किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर पुलिस ने पूछा तो सब एक ही बात कहेंगे, उसे हमने मारा है। हमने से किसने, ये सवाल नहीं, हम सबका बदला एक है। अगस्त 13, 2004 उस सुबह उन औरतों ने अपने घरों में दिया जलाए, अपने बच्चों को गले लगाकर प्यार किया। वो वापस आएंगी या नहीं उन्हें खुद नहीं पता था। वो एक मर्डर करने नहीं जा रही थी, उनकी नज़र में वो एक यज्ञ था। तो ये यज्ञ इंसाफ या बदला? इस सवाल का जवाब इतना इजी नहीं, क्योंकि हमारे देखने के नज़रिए पर, हमारे विश्वास पर इस कहानी को दो चेहरे दिखता है। जैसा एक सिक्के को दो पहलू, जैसा एक सिक्के को दो साइड्स। पहले लॉ के साइड से देखते हैं। इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग उन औरतों ने जो किया वो मर्डर था, क्योंकि एक देश लॉ और सिस्टम पर चलता है। अगर हर कोई अपने दुश्मन को, अपने साथ अन्याय करने वालों को सड़क पर मारने लगे तो इस समाज और जंगल में क्या फर्क रह जाएगा? कोर्ट इंसाफ का मंदिर होता है। ऐसा जगह पर हथियारों के साथ पुलिस के सामने एक इंसान को बुरी तरह से मारना उस सिस्टम की बेइज्जती है। अक्कू यादव ने हिंसा से अपना राज चलाया, इन्होंने हिंसा से उसकी अंत किया। दोनों में क्या फर्क रह गया? ये इंसाफ कैसा हुआ? ये सिर्फ बदला था। एक डेंजरस एग्जाम्पल सेट करता है। लेकिन उसी सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, उन विक्टिम्स के साइड से, 10 सालों से नरक जेल रहे उस स्लम के साइड से। जिस लॉ के हम बात कर रहे हैं वो 10 सालों से क्या कर रहा था? जिस सिस्टम पर हमारी गरुद है, उस सिस्टम ने उन औरतों को एक बार भी बचाया क्या? ऐसा कोई दिन नहीं था जब उन्होंने पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटे हो। उनकी कंप्लेंट्स, उनके दिए गए एविडेंसेस का कोई हिसाब नहीं। तो क्या हुआ? हर बार वो उनके आंखों के सामने बेल पर बाहर आ जाता था। हर बार कंप्लेंट करने के लिए उन्हें और भी बुरा तरह से टार्चर करता था। जब लॉ अपनी जिम्मेदारी भूल जाती थी तब लोगों ने अपने हक याद दिलवाने पड़ता है। जब सिस्टम ही एक क्रिमिनल का कवच बन जाए तो लोगों को ही वो कवच तोड़ना पड़ता है। उनकी नज़र में उन्होंने कोर्ट को अपवित्र नहीं किया, उसे साफ किया। 10 सालों से उस कोर्ट हॉल में अन्याय ही जीत रहा था। उस दिन पहली बार वहाँ इंसाफ हुआ। उन्होंने एक इंसान को नहीं, एक डर को मारा। उसे मारा कर उन्होंने अपने स्लम को, अपने बच्चों का फ्यूचर को लगा एक कैंसर को निकाल फेंका। लॉ इसे मर्डर कहता है, उनकी आत्मा इसे इंसाफ कहता है। दोनों तरह के आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग है। एक दिमाग से सोचना पड़ता है, दूसरा दिल से। तो कोर्ट में मौजूद जज ने उस दिन क्या देखा? आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स के बीच आखिर उसके बाद क्या हुआ? वहीं पर है असली ट्विस्ट। कोर्ट हॉल में उस इंसिडेंट के कुछ ही मिनट्स बाद बड़े बड़े ऑफिसर्स, मीडिया सब वहां पहुंच गए। सैकड़ों औरत हाथों में खून से हथियार लिए कहीं भागे बिना वही खड़ी हुई थी। पुलिस के लिए एक अजीब सिचुएशन थी कि किसके अरेस्ट करने। मीडिया जिसके पास भी माइक ले जाते, हर किसी से एक ही जवाब मिलता, मैंने मारा है। एक बूढ़ी औरत आ गई, मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद की, उसे मैंने गोदा। और एक औरत ने कहा, मेरे पति को मेरी आंखों से सामने मारा, उसके दिल में चाकू मैंने उठा। कोई भी खुद को बचाने का कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उस क्राइम को गर्व से कबूल कर रहा था। पुलिस के लिए एक बहुत ही अजीब हेडेक वाला केस बन गया। मर्डरर्स आंखों के सामने थे, वो खुद क्राइम कबूल कर रहे थे, लेकिन असली मर्डर कौन था, वो एक इंसान कौन था, ये साबित करना इम्पॉसिबल था। हर चाकू पर 10 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे, हर पत्थर पर 100 लोगों के हाथ के निशान। एक इंसान का किया हुआ मर्डर नहीं, एक पूरे स्लम का मिलकर दिया गया फैसला था। दिन बीत गए, पुलिस ने इंक्वायरी नाम पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन जब उन्होंने 5 को अरेस्ट किया तो 500 औरतों ने
हमें भी अरेस्ट करो बोलकर पुलिस स्टेशन के सामने धरना दे दिया। पूरा स्लम एक हो गया था। देश भर में इस केस ने हंगामा मचा दिया। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके सपोर्ट में आ गए। आखिर में केस कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। इस बार उनकी तरफ से लड़ने के लिए बड़े बड़े लॉयर्स आ गए। प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट बहुत सिंपल था। इन्होंने लॉ को अपने हाथों में ले लिया, बुरी तरह से मर्डर किया, इन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन डिफेंस लॉयर्स ने सिर्फ एक सवाल पूछा, 10 सालों से ये लॉ कहाँ सो रहा था? 10 सालों से जब अक्कू यादव नाम का जानवर उस स्लम का शिकार कर रहा था, तब ये सिस्टम आके क्यों बंद किए हुए था? उन्होंने एक इंसान को नहीं, उन्हें हर रोज मार रहे एक डर को मारा। ये मर्डर नहीं, सेल्फ डिफेंस है। दिनों तक सुनवाई चली, विटनेस से पूछताछ हुई, लेकिन हर विटनेस ने एक ही बात कही। वो एक भीड़ थी। उस अफरा तफरी में किसने मारा, किसने चाकू गोंफा, हमें नहीं दिखा। आखिर में फैसला का दिन आ गया। जज ने अपने फैसले में एक हिस्टोरिक बात कही, मर्डर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो कोर्ट हॉल में सबके देखते हुए हुआ। लेकिन उन 70 से ज़्यादा चाकू के निशानों में से जान लेने वाला वो एक फैटल वुंड कौन सा था और उसे मारने वाला हाथ किसका था, ये साबित करने में प्रोसिक्यूशन पूरी तरह फेल हुई है। एक ग्रुप के लिए गए क्राइम के लिए के आधार पर सिर्फ कुछ लोगों का सजा देना न्यायशास्त्र के खिलाफ है। तो सबूत ना होने की वजह से सभी आरोपियों को बेइज्जत बरी किया जाता है। ये सुनते ही कोर्ट हॉल तालियों से गूंज उठा। वो औरतें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। जब वो कोर्ट से बाहर आ रही थी, उनका त्योहार की तरह स्वागत किया। ला के हिसाब से वो बेगुनाह थी, लेकिन जमीर के हिसाब से उन्होंने जो किया वो इंसाफ था या बदला, ये सवाल अभी भी बाकी है। ये कहानी हमसे एक ही सवाल पूछती है, जब ला अपने लोगों की रक्षा करने में फेल हो गए, उन लोगों को सजा देने का मॉरल राइट रहता है? आप ही कमेंट्स में बताइए। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो नए वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे रखें, एंड वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।